नमस्कार। हमारी पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र सच में कमाल का है। जरा सोचिए, एक तरफ अंतरिक्ष का जमा देने वाला ठंडा माहौल है और दूसरी तरफ सूरज की भयंकर गर्मी, और हमारी पृथ्वी इन दोनों के बीच लगातार एक बेहतरीन तालमेल बिठाती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अद्भुत प्राकृतिक व्यवस्था को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि अरबों सालों से सूरज से इतनी भयंकर और असीमित गर्मी मिलने के बावजूद हमारी पृथ्वी आग का एक उबलता हुआ गोला क्यों नहीं बन गई? सच में ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्यों में से एक है। इसका सीधा सा जवाब एक छोटी सी संख्या में छिपा है, 15 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, यह हमारी पृथ्वी का औसत और बिल्कुल स्थिर तापमान है। इतनी ऊर्जा लगातार मिलने के बाद भी यह तापमान स्थिर रहता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ एक बहुत ही सटीक ऊर्जा संतुलन काम करता है। और इसी प्राकृतिक संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी अर्थ्स हीट बजट कहा जाता है। इसे हम बिल्कुल एक घरेलू वित्तीय बजट की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर में जितनी आय होती है उतना ही खर्च भी होना चाहिए ताकि बजट न बिगड़े, ठीक उसी तरह पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी सौर ऊर्जा आती है अंततः उतनी ही ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस भी जानी चाहिए। और यहाँ इस पूरी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समझा जा सकता है। सूरज से आने वाली ऊर्जा शॉर्ट वेव यानी लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके बाद पृथ्वी गर्म होने पर जो ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है वो लॉन्ग वेव यानी दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। इन्हीं दोनों के बीच का सटीक संतुलन ही वास्तव में हमारा ऊष्मा बजट है। अब इस पूरी प्रक्रिया को गणित के हिसाब से समझने के लिए एक आधार तय कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से पर सूरज से जो कुल ऊर्जा मिल रही है वो ठीक 100 यूनिट या 100% है। ये 100 यूनिट हमारे पृथ्वी के बजट की कुल आय है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी 100 यूनिट्स पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाती। वायुमंडल में प्रवेश करते ही इस ऊर्जा का बंटवारा शुरू हो जाता है। ऊर्जा मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटती है। ध्यान दीजिएगा, 35% ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है, 14% वायुमंडल सोख लेता है और केवल 51% ऊर्जा ही हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाती है। यह हमारे ऊष्मा बजट का इनकम यानी आय वाला हिस्सा है। आइए अब उस 35% पर ध्यान देते हैं जो परावर्तित हो गई यानी लौट गई। विज्ञान की भाषा में इसे एल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है। एल्बिडो किसी सतह की उस क्षमता को कहते हैं कि वह बिना सोखे कितनी धूप वापस उछाल देती है। सबसे खास बात यह है कि यह 35% ऊर्जा ना तो पृथ्वी को और ना ही वायुमंडल को गर्म करती है। यह बस टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। इस एल्बिडो का भी अपना एक स्पष्ट गणित है। इस 35% में से 27% हिस्सा बादलों के ऊपरी हिस्से से टकराकर लौटता है, 6% वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों द्वारा बिखेर दिया जाता है और बचा हुआ 2% पृथ्वी की बर्फीली सतहों द्वारा वापस धकेल दिया जाता है। तो मूल 100 यूनिट्स में से 35 तो बिना कोई ऊष्मा दिए ही लौट गईं, बची केवल 65 यूनिट्स। यही 65% वो वास्तविक ऊर्जा है जो हमारे ग्रह को गर्म करती है। इसमें से 14 यूनिट वायुमंडल सोखता है और 51 यूनिट पृथ्वी की सतह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। पृथ्वी की सतह ने जो 51 यूनिट्स अवशोषित की हैं उनका आगे क्या होता है? अब हम ऊष्मा बजट के खर्च वाले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर पृथ्वी खुद को ठंडा कैसे रखती है? पृथ्वी की सतह अपने इस 51 यूनिट ऊष्मा को वापस ऊपर भेजने के लिए 3 मुख्य तरीकों का इस्तेमाल करती है। पहला, 23 यूनिट ऊर्जा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस विकिरित होती है। दूसरा, 9 यूनिट ऊष्मा संवहन यानी कन्वेक्शन के माध्यम से ऊपर उठती है। और तीसरा, 19 यूनिट ऊर्जा वाष्पीकरण और संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित होती है। इन सब में ये 19 यूनिट वाला हिस्सा बहुत ही खास है। ये ऊर्जा वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन में खर्च होती है। पानी भाप बनता है और फिर जब ये भाप वायुमंडल में ऊपर जाकर वापस पानी की बूंदों में बदलती है तो ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अपनी ऊर्जा वायुमंडल को सौंप देती है। सच कहा जाए तो सतह को ठंडा रखने में ये जल चक्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अब वायुमंडल के पास कुल कितनी ऊष्मा जमा हो गई। हिसाब लगाते हैं। वायुमंडल ने सूरज से सीधे 14 यूनिट ऊर्जा प्राप्त की थी। इसके बाद पृथ्वी की सतह से विकिरण, संवहन और गुप्त ऊष्मा के रूप में कुल 34 यूनिट्स वायुमंडल को मिली।
14 और 34 यानी वायुमंडल के पास कुल 48 यूनिट ऊष्मा जमा हो गई। और अब इस पूरी ऊर्जा के सफर का अंतिम चरण आता है, अंतरिक्ष में वापसी। पृथ्वी की सतह से जो 23 यूनिट्स विकृत हुई थीं, उनमें से 17 यूनिट ऊर्जा सीधे बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और जो 48 यूनिट्स वायुमंडल के पास जमा थीं, वो भी रेडिएशन के जरिए अंतरिक्ष में भेज दी जाती हैं। तो 17 और 48 जोड़कर देखें तो कुल हो गई 65 यूनिट्स। ये एक बिल्कुल परफेक्ट गणितीय संतुलन है। पृथ्वी और वायुमंडल ने मिलकर कुल 65 यूनिट सौर ऊर्जा अवशोषित की थी और ठीक 65 यूनिट ऊर्जा ही वापस अंतरिक्ष में लौटा दी। मतलब जितनी ऊर्जा आई उतनी ही गई। बजट पूरी तरह से संतुलित है और इसी जादुई संतुलन के कारण पृथ्वी का तापमान हमेशा स्थिर बना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। ये पूरा आरेख उसी संपूर्ण प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार सारांश है। कैसे 100 यूनिट्स आईं, अल्बीडो ने अपना काम किया, सतह और वायुमंडल ने ऊर्जा बांटी और कैसे सब कुछ अंततः वापस अंतरिक्ष में लौट गया। पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग को देखते हुए एक बहुत ही गंभीर विषय सामने आता है। क्या आज भी ऊष्मा का ये नाजुक बजट उसी तरह पूरी तरह से संतुलित है? क्या यह प्राकृतिक संतुलन अब भी कायम है? आइए इस सरल से गणितीय सूत्र को देखते हैं। यदि आने वाली ऊर्जा, जिसे हम x मान लें, बाहर जाने वाली ऊर्जा यानी y से अधिक हो जाए, तो सिस्टम में ऊष्मा की अधिकता होने लगेगी। जो ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस लौट जानी चाहिए थी, वो यहीं फंसी रह जाएगी। विज्ञान बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि इंसानी गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। ये गैसें बाहर जाने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन को रास्ते में ही रोक लेती हैं, उसे फंसा लेती हैं, और इसका नतीजा ये है कि प्राकृतिक ऊर्जा का वो सटीक संतुलन अब बाधित हो रहा है। जैसा कि स्रोतों में बहुत गहराई से उल्लिखित है, यदि ऊष्मा बजट का संतुलन बिगड़ जाता है तो समय बीतने के साथ पृथ्वी अधिक से अधिक गर्म या ठंडी होती जाएगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग मूल रूप से पृथ्वी के ऊष्मा बजट में अकाउंटिंग की एक समस्या है, जहां बाहर जाने वाली ऊष्मा कम हो गई है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पीछे रह जाता है। वातावरण में लगातार बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों और ऊष्मा के लगातार फंसने के साथ क्या हम अनजाने में अपने ग्रह के इस सबसे महत्वपूर्ण बजट को दिवालियापन की ओर धकेल रहे हैं? विज्ञान के ये तथ्य हमारे जलवायु के भविष्य की जो तस्वीर पेश करते हैं, वह सच में बहुत गहरी सोच की मांग करती है।